मेरी पत्नी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई अपनी मौत का नाटक कर रही थी। मैं भागकर उसके पास गया और सीधे उसके चेहरे पर दो जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर मैंने तुरंत ऑर्गन डोनेशन विभाग को फोन किया, ऐसा दिखाते हुए जैसे मैं उससे बेहद प्यार करता हूं। पिछली जिंदगी में मैं दुख से पूरी तरह टूट गया था। मैंने वो पानी पी लिया था जो मेरी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था, और फिर मैं 3 दिन और 2 रातों तक कोमा में चला गया। जब मेरी आंख खुली तब तक मेरी पत्नी सिर्फ राख से भरा एक कलश बन चुकी थी। मैं उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाया था कि कर्ज देने वाले मेरे दरवाजे पर आ धमके। तभी मुझे पता चला कि मरने से पहले मेरी पत्नी करोड़ों का विदेशी कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने सिर्फ मेरी दोनों किडनियां ही नहीं लीं, बल्कि मुझे दिन रात काम करने पर भी मजबूर किया ताकि मैं वो कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 सालों में मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा। और तभी वो पत्नी जो 10 साल पहले मर चुकी थी, अपने प्रेमी के साथ लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। वो हंसते हुए मेरी तरफ 100 रुपये फेंक कर बोली, इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद। मेरा सीना जकड़ गया, सांस रुकने लगी और मैं वहीं गुस्से और दर्द में आंखें खुली की खुली छोड़कर मर गया। लेकिन फिर मेरा पुनर्जन्म हो गया। उसी दिन, जिस दिन मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया था, सामने सफेद चादर से ढकी अपनी पत्नी को देखकर मैं मन ही मन हंसा। अब मेरे अंदर उसके लिए जरा भी दर्द नहीं बचा था। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मेरी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड वांग मनयून मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। मैं अचानक होश में आया और उसकी तरफ देखा। पिछली जिंदगी में यही पानी पीते ही मैं बेहोश हो गया था। सोचना भी नहीं पड़ा, इस पानी में जरूर कुछ मिलाया गया था। उनका मकसद था कि मैं लियू रुयान के अंतिम संस्कार से दूर रहूं। मैंने गिलास नीचे रख दिया और वांग मनयून की बात अनसुनी करते हुए सीधे लियू रुयान के बेड तक गया और उसकी सफेद चादर हटा दी। उसका चेहरा गुलाबी था, सांसें भी बिल्कुल सामान्य चल रही थीं। पिछली जिंदगी में मैं दुख में इतना अंधा हो गया था कि ये सब नोटिस ही नहीं कर पाया। मैंने धीरे से हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन लियू रुयान बिल्कुल भी नहीं हिली। लगता है उसे डर था कि कहीं उसका नाटक पकड़ा न जाए। वांग मान्यून चीख पड़ी, उसकी आवाज तक कांप रही थी। शायद उसे लगा कि मुझे सच पता चल गया है। अरे, चाहे तुम कितने भी दुखी हो, उसे इतनी जोर से मत मारो। मैंने फिर से लियू रोयान को कई जोरदार थप्पड़ मारे। जब मैंने देखा कि वांग मान्यून अपना आपा खोने वाली है, तो मैं तुरंत रोने का नाटक करने लगा। मैंने तुमसे कहा था रात रात भर मत जागो, डॉक्टर को दिखा लो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं कैसे जीऊंगा? वांग मान्यून चुपचाप घबरा गई। वो वहीं जड़ बनकर खड़ी रह गई। मैंने समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत फोन निकाला और कॉल कर दी। हेलो, मैं ऑर्गन डोनेशन करवाना चाहता हूँ। अभी अभी मौत हुई है, कृपया जल्दी आइए। वांग मनयून मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अपनी स्थिति की वजह से रुक गई। उसने तुरंत किसी को मैसेज भेजा। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन डोनेशन विभाग के लोग पहुंच गए। मैंने तुरंत बेहद दुखी चेहरा बनाया। मेरी पत्नी बहुत दयालु थी, उसकी मौत इतनी अचानक हुई। मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी किसी और के अंदर जारी रहे, शायद वो कई लोगों की जान बचा सके। आपका दिल सच में बहुत अच्छा है। उन परिवारों की तरफ से आपका धन्यवाद। तो आप कौन कौन से अंग दान करना चाहते हैं? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरी पत्नी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुझे नहीं पता कौन कौन से अंग अभी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप शरीर खोलकर देख लीजिए, जो भी काम का हो ले जाइए। अगर कोई अंग इस्तेमाल लायक ना हो तो उसका शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दीजिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वांग मान्यून घबरा कर चिल्लाई। रुयान कभी ऑर्गन डोनर नहीं बनना चाहती थी, उसने खुद मुझे ये बात कही थी। हमें उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मान्यून, मैं रुयान का पति हूँ, ये फैसला लेने का हक मुझे है। तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो, खून का रिश्ता नहीं। असल अधिकार किसके पास है ये बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हर मिनट की देरी से अंग खराब होते जाते हैं। तुम खुद डॉक्टर हो, क्या तुम लोगों की जान नहीं बचाना चाहती? ऑर्गन डोनेशन विभाग के लोग भी बोले, सही कह रहे हैं डॉक्टर वांग, कृपया अभी पीछे हट जाइए। लेकिन वांग मान्यून कैसे पीछे हटती? वो बेचैनी से कांप रही थी। मैंने अभी उसकी मां को फोन किया है। आपको उसकी मां को आखिरी बार उसका चेहरा देखने देना होगा। लियू रुयान की मां डू शियाओमिन घबराई हुई भागती हुई अस्पताल पहुंची। उसने तो अपने बालों में लगे कर्लर तक नहीं निकाले थे। लगता था वो सीधे ब्यूटी पार्लर से भाग कर आई है। लियू रुयान को अब भी सही सलामत बिस्तर पर पड़ा देखकर उसकी मां ने राहत की सांस ली। फिर वो गुस्से में मेरे पास आई और जोर से मुझे थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी की जिंदगी उस दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन उसने तुमसे शादी की थी। तुम अशुभ हो, तुमने ही मेरी बेटी को मार डाला और अब तुम उसका शरीर काटना चाहते हो। अगर आज किसी ने भी मेरी बेटी को हाथ लगाया ना, तो मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। कोई अंगदान नहीं होगा, कुछ भी दान नहीं होगा। अगर किसी को काटना है तो जाकर किसी और के परिवार को ढूंढो। ऑर्गन डोनेशन विभाग के लोग मायूस होकर मजबूरी में वहां से चले गए। तभी जाकर वांग मान्यून ने चैन की सांस ली। उसने वापस सफेद चादर लियू रोयान के ऊपर डाल दी। डू शियाओमिन पास वाले सोफे पर बैठ गई और उंगली दिखाकर फिर मुझ पर चिल्लाने लगी, तू लालची और घटिया इंसान,
तेरी बीवी मर गई और तुझे जरा भी दुख नहीं है। अच्छे से अंतिम संस्कार करने की जगह तू उसे मेडिकल लैब का नमूना बनाना चाहता था। तू मेरी बेटी को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देगा। अगर इतना ही संत बनने का शौक है तो अपनी लाश दान कर दे। अभी यहीं मर जा, मैं खुशी खुशी तेरा पूरा शरीर दान कर दूंगी। मैंने अपना चेहरा पकड़ लिया और भारी सांस लेते हुए बोला, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं सुनना कि तू क्या चाहता था। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा, मैं बाद में खुद अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करूंगी। मैंने तुरंत अपनी बाकी बात निगल ली और वो पानी का गिलास जो वांग मानियुन ने पहले मुझे दिया था, डू शियाओमिन की तरफ बढ़ा दिया। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। वो लगातार चिल्ला रही थी और तनाव में थी, इसलिए उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसने सिर पीछे किया और पूरा गिलास एक ही सांस में पी गई। वांग मानियुन उसे रोक भी नहीं पाई। पानी पीने के 2 मिनट बाद ही डू शियाओमिन गहरी नींद में चली गई। वांग मानियुन ने जो ठंडा पसीना अभी अभी पहुंचा था वो फिर से बहने लगा। वो हकलाते हुए बोली, तुम फिर से ऑर्गन डोनेशन वालों को तो नहीं बुलाने वाले? मैंने सिर हिलाया और डू शियाओमिन को आराम से सोफे पर लिटा दिया। बिल्कुल नहीं, माँ ने मना कर दिया है। अब मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जैसे ही वांग मानियुन ने राहत की सांस ली, मैंने अचानक कहा, मुझे नहीं लगता आंटी, ठीक है, तुम्हें जल्दी से उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाना चाहिए। जहां तक रुयान की बात है, उसका अंतिम संस्कार मैं खुद करवा दूंगा। मैंने उसे ठंडी मुस्कान के साथ देखा। तुम उल्टा सोच रही हो, तुम डॉक्टर हो, मरीज का इलाज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं रुयान का पति हूं, उसका अंतिम संस्कार करना मेरा हक है ना? इतना कहकर मैंने तुरंत श्मशान गृह में फोन किया और उन्हें जल्दी आने को कहा। वांग मानियुन गर्म तवे पर चींटी की तरह बेचैन हो गई। वो लगातार डू शियाओमिन को हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लकड़ी की तरह बिल्कुल स्थिर पड़ी रही। जब तक श्मशान गृह के कर्मचारी लियो रुयान को स्ट्रेचर पर लेकर जाने लगे, तब तक वांग मानियुन खुद को रोक नहीं पाई। उसने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी आवाज बैठ चुकी थी। मुझे लगा अभी रुयान हिली थी। शायद हमें उसे एक बार फिर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनते ही मैंने डेथ सर्टिफिकेट सीधे उसके चेहरे के सामने कर दिया। मानियुन, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम्हारी प्यारी रुयान अभी अचानक जिंदा हो गई तो तुम्हारे अस्पताल पर क्या इल्जाम लगेगा और तुम पर क्या केस बनेगा? ये सीधे सीधे हत्या की कोशिश मानी जाएगी। इंसानी जान को कचरे की तरह ट्रीट करना। मुझे नहीं पता अस्पताल बचेगा या नहीं, लेकिन तुम जरूर जेल जाओगी। तो अब ध्यान से सोचो, क्या तुमने सच में रुयान को हिलते हुए देखा था? वांग मानियुन डर से कांपने लगी। उसके पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं था। मैंने व्यंग्य से हंसते हुए उसका हाथ झटक दिया और शव वाहन के पीछे चल पड़ा। वांग मानियुन निराशा में चीख उठी और पागलों की तरह फोन मिलाने लगी। मैंने स्ट्रेचर पर पड़ी लियू रुयान को देखा और हंसी रोक नहीं पाया। लेकिन तभी मैंने उसकी उंगली को हल्का सा हिलते देखा। शायद उसे एहसास हो गया था कि अब सच में उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। एनेस्थीसिया का असर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो होश में आ रही थी। मैंने तुरंत ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। मेरी सास मेरी पत्नी की बॉडी छीनना चाहती है। वो उसके अंग दान करना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी इस दुनिया से उसी तरह जाए जैसे वो इस दुनिया में आई थी, पूरे शरीर के साथ। ड्राइवर ने तुरंत स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। पिछली जिंदगी में जब मैं सड़क पर अचानक लियो रुयान से टकराया था, तब भी 10 साल बीत जाने के बावजूद उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी था। समय जैसे उसे छू भी नहीं पाया था। मैं उसकी कार के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं उससे फिर मिलना चाहता था, करीब से देखना चाहता था कि क्या वो सच में लियो रुयान ही है, और पिछले 10 सालों की सारी तड़प उसके सामने उंडेल देना चाहता था। लियू रुयान काफी देर तक आंखें सिकोड़कर मुझे देखती रही, फिर मुश्किल से मुझे पहचान पाई। फिर वो जोर से हंस पड़ी। ओह, तो ये तुम हो। सिर्फ कुछ साल हुए हैं, लेकिन तुम तो मेरे दादाजी से भी बूढ़े लग रहे हो। उस वक्त मेरी पीठ झुक चुकी थी, आवाज भारी और टूटी हुई थी। मैं सच में 50 साल का इंसान नहीं लगता था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मर नहीं गई थी? वो हंसते हुए बोली, तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मैं सब समझ गया। अब गलत समझने के लिए बचा ही क्या था? अगर वो सीधे तलाक मांगती तो मैं जरूर मान जाता, लेकिन सीधे तलाक का मतलब था कि उसे अपनी आधी संपत्ति मुझे देनी पड़ती और उस पर धोखा देकर पति को छोड़ने का दाग भी लगता। लेकिन नकली मौत अलग थी। इससे वो अपना सारा कर्ज मुझ पर डाल सकती थी, चुपके से अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफर कर सकती थी, नई पहचान बनाकर आराम की जिंदगी जी सकती थी और खुलेआम जी बाड़ा के साथ रह सकती थी। मैं गुस्से से कांप रहा था, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लियू रुयान तो जैसे मजे लेकर बातें कर रही थी। वो हंसते हुए बोली, असल में उस दिन अस्पताल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी। तुम्हारे रोने की आवाज आज भी याद है मुझे। सच कहूं तो मैं सोच रही थी कि कोई बड़ा आदमी हंस की तरह कैसे रो सकता है। बहुत मजेदार था, सच में बहुत मजेदार। उसकी मजाक उड़ाती हंसी के बीच मैंने अपना सीना पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। जी बाड़ा घबराकर चिल्लाया,
बेबी, कहीं ये हमसे पैसे ऐंठने का ड्रामा तो नहीं कर रहा? चलो यहाँ से निकलते हैं। लियू रुयान ने बदकिस्मती कहकर गाली दी और बिना पीछे देखे गाड़ी भगा दी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं जिंदा हूं या मर गया। मेरी आखिरी याद बस उनकी कार की धुंधली होती परछाई थी। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया और अब मैं फिर से लियू रुयान को अपने सामने देख रहा था। वही जवान और खूबसूरत चेहरा। मैं उसके सीने के पास झुक गया और उसकी स्थिर धड़कनें सुनने लगा। पिछली जिंदगी में जो बातें मैं कभी कह नहीं पाया, आज आखिरकार सब कह दी। मुझे पता है तुम मरी नहीं हो। तुम बहुत पहले से मुझे धोखा दे रही थी और तुमने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया ताकि उस कमीने के साथ दूर भाग सको और मुझे अपने कर्ज चुकाने के लिए छोड़ दो। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। चूंकि तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार जल्दी ही करवा देता हूं। मुझे पता है तुम अभी मेरी बातें सुन सकती हो, बस ये नहीं पता कि तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि हो रहा हो, ताकि तुम्हें ठीक ठीक पता चले कि जिंदा जलाए जाने का एहसास कैसा होता है। आखिरकार जिंदा इंसान का दाह संस्कार होना काफी अनोखा अनुभव होता है। लियू रुयान की उंगलियां हल्का कांपने लगी। वो हिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए। इतनी जल्दी मत करो, भट्टी के अंदर जाकर आराम से रो लेना, अभी समय बाकी है। मेरा फोन लगातार बज रहा था। वांग मनयून और डू शियाओमिन दोनों कॉल कर रही थी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक बेचारा पति था जिसने अभी अभी अपनी पत्नी खोई थी। ऐसे में फोन उठाने का मन न होना बिल्कुल सामान्य बात है ना? ड्राइवर हवा की तरह गाड़ी चला रहा था। जो रास्ता आमतौर पर आधे घंटे का था वो सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन आज श्मशान घाट काफी व्यस्त था। लियू रुयान की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगता। मैंने भौहें सिकोड़ ली और सीधे मैनेजर के पास गया। फिर अचानक मेरा चेहरा दुख से भर गया, आंसू भी तुरंत निकल आए। मेरी पत्नी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबर सुनते ही मेरी सास बेहोश हो गई। अभी वो इमरजेंसी रूम में है। मुझे जल्दी वापस जाना है। कृपया मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार पहले करवा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी सास को भी कुछ हो जाए। शायद मैनेजर पहली बार किसी को अंतिम संस्कार के लिए लाइन काटने की विनती करते देख रहा था। वो बोला, मैं समझ सकता हूँ कि आप जल्दी में हैं, लेकिन बाकी परिवार भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपको पहले भेजना मेरे लिए मुश्किल है। उसने ऐसा कहा जरूर, लेकिन साथ ही अपनी उंगलियां हल्के से रगड़ने लगा। मैं समझ गया, उसे पैसे चाहिए थे। मैंने तुरंत फोन निकाला और सीधे 2000 युआन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं अनाथ हूँ। मेरी पत्नी और सास ने हमेशा मुझे परिवार की तरह रखा है। मैं अपनी सास को भी नहीं खो सकता। मैनेजर मेरी ईमानदारी से भावुक हो गया और इस तरह लियू रुयान की बारी सबसे पहले लग गई। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसे सीधे दाह भट्टी के अंदर पहुंचा दिया गया। जैसे ही कर्मचारी आग जलाने वाला बटन दबाने वाला था, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैं उसे हत्यारा नहीं बनने दे सकता था और फिर ये बदला मुझे अपने हाथों से लेना था। मेरे जिद करने पर कर्मचारी मान गया और मुझे खुद बटन दबाने की इजाजत दे दी। लेकिन ठीक उसी पल दरवाजे से डू शियाओमिन की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसके साथ घबराई हुई वांग मान्यून भी थी। रुको, अभी के अभी रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुरंत बंद करो। मेरी बेटी मुझे वापस दो। रुको, अभी आंटी को रुयान से कुछ बातें करनी है। हटो रास्ते से। मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं खुद करूंगी। इतने समय बाद भी दोनों अपनी नकली मौत का नाटक जारी रखना चाहती थी। मैं दर्द भरे चेहरे के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, रुयान अब नहीं रही। कम से कम उसे शांति से जाने दीजिए। मैं उसका पति हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हमारी बहस देखकर आसपास काफी लोग जमा हो गए। श्मशान के कर्मचारी भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तुम लोग कोई पारिवारिक ड्रामा कर रहे हो क्या? श्मशान मजाक करने की जगह नहीं है। इतना कहकर कर्मचारी ने आग जलाने वाला बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। वांग मनयून और डू शियाओमिन पागलों की तरह उसे रोकने के लिए झपट पड़ी। उन दोनों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे भूखी शेरनियां शिकार पर टूट पड़ी हों। उनकी डरावनी हालत देखकर कर्मचारी घबरा गया और साइड में हट गया, लेकिन दोनों अपनी रफ्तार नहीं रोक पाए और सीधे बटन पर जा गिरी। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप भी मेरी तरह मनहुआ एक्सप्लेन वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। धड़ाम! भयानक आग की लपटों ने तुरंत लियू रुयान को पूरी तरह निगल लिया। दोनों औरतों की कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। सभी लोग वांग मान्यून और डू शियाओमिन की तरफ देखने लगे, जबकि मैं सिर्फ दाह भट्टी के अंदर लियू रुयान को घूर रहा था। अब तक एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। मैंने साफ देखा, उसने अपना मुंह खोला और हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, बाहर इतना शोर था कि किसी का ध्यान अंदर नहीं गया। 1 मिनट से भी ज्यादा समय बीत गया, तब जाकर लोगों ने फिर आग की तरफ देखा। श्मशान के कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। पहली बार देखा है कि किसी का हाथ इतना ऊपर उठा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा इंसान अंदर हो। अच्छा हुआ दिन का समय है। अगर रात होती तो मैं सच में सोचता कि कोई ज़ॉम्बी उठ गया। मैंने नकली आंसू पोंछे और अपने होठों पर आती मुस्कान को दबा लिया।
फिर दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, मेरी पत्नी अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद उसने अपनी माँ की आवाज मत सुनी होगी, इसलिए आखिरी बार उन्हें देखने के लिए उठने की कोशिश की। फिर मैंने भट्टी की तरफ देखकर आंसू पोंछे और कहा, डार्लिंग, शांति से जाना, चिंता मत करो, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द मैं उन्हें भी तुमसे मिलवा दूंगा। वांग मन्यून को अब फर्श पर बैठी डू शियाओमिन की भी परवाह नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। जैसे ही उसने भट्टी के अंदर का दृश्य देखा, डर के मारे उसके कपड़ों में ही पेशाब निकल गया। वो पागलों की तरह दाह संस्कार रोकने वाले बटन पर टूट पड़ी। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? उसे जलाना बंद करो। श्मशान के कर्मचारियों ने शायद पहली बार किसी परिवार वाले को इतना बेकाबू देखा था। उन्होंने तुरंत वांग मान्यून को पकड़कर पीछे खींच लिया। हम समझते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अगर आप ऐसे करेंगी तो मृतक को शांति नहीं मिलेगी। वांग मान्यून का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो धम्म से जमीन पर गिर गई। सब खत्म हो गया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। डू शियाओमिन घिसटते हुए मेरे पैरों तक आई और मेरी पैंट पकड़कर चिल्लाने लगी, तू कमीना है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मुझे मेरी बेटी वापस दे। मैंने गहरी सांस ली, डेथ सर्टिफिकेट निकाला और शांत आवाज में कहा, माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप दुख में हैं, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मान्यून से पूछ लीजिए। उसी ने रुयान को बचाने की कोशिश की थी और यही डेथ सर्टिफिकेट भी उसी ने मुझे दिया था। इतना कहकर मैंने वांग मान्यून की तरफ देखा और हंसी रोकने के लिए होंठ दबा लिए। है ना मान्यून? वांग मान्यून पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। अगर वो कहती कि रुयान मरी नहीं थी तो फिर डेथ सर्टिफिकेट कहां से आया? और अगर कहती कि रुयान सच में मर चुकी थी तो डू शियाओमिन उस पर और भी भरोसा नहीं करती। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, डू शियाओमिन अचानक चीख उठी, तू ही है, तूने उसे मारा है, तूने मेरी उस बेटी को मार डाला जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और अब तू नकली डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अब मेरी बेटी जल चुकी है, ये सब तेरी वजह से हुआ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। श्मशान के कर्मचारियों के चेहरे भी पीले पड़ गए। हे भगवान, तो ये हत्या थी? ये सुनते ही डू शियाओमिन की आंखें पलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत मौका देखकर वांग मान्यून के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मान्यून, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातों पर कोई मजाक करता है? मेरी पत्नी मर चुकी है, तुम कैसी बकवास कर रही हो? मेरे थप्पड़ से वांग मान्यून पूरी तरह स्तब्ध रह गई। आसपास के कर्मचारियों को भी लगा कि वो सदमे में पागलों जैसी बातें कर रही हैं। सब लोग फिर अपने अपने काम में लग गए। जब लियू रुयान का दाह संस्कार पूरी तरह खत्म हो गया तो मैंने बेहद दुखी चेहरा बनाया, उसकी राख को सीने से लगाया और श्मशान घाट से बाहर निकल गया। जाने से पहले मैं वांग मान्यून को एक आखिरी बात कहना नहीं भूला। मेरी सास तुम्हारी वजह से बेहोश हुई है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऐसा नहीं था कि मैं वहां रुककर आगे का तमाशा नहीं देखना चाहता था, लेकिन सच में मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम थे। घर पहुंचते ही मैंने लियू रुयान की राख वाला कलश कमरे की सबसे दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया। फिर तुरंत एक वकील से संपर्क किया ताकि लियू रुयान की कंपनी और संपत्ति की विरासत अपने नाम करवा सकूं। जब तक उन्हें होश आएगा तब तक कंपनी मेरे हाथ में आ चुकी होगी। इस जिंदगी में मैं पिछली बार की तरह खाली हाथ नहीं रहने वाला था। मुझे पता था जैसे ही डू शियाओमिन होश में आएगी वो सबसे पहले वकील चेन से संपर्क करेगी। मैंने तुरंत कॉल मिलाया। रुयान बहुत अचानक चली गई। उसने कभी मुझसे फैमिली ट्रस्ट और ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में जिक्र किया था। मैं चाहता हूं कि आप 48 घंटे के अंदर अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करके उसके असली पैसों का पता लगाएं। फोन के दूसरी तरफ वकील चेन जियांगजोंग कुछ पल चुप रहा। मिस्टर ली, मौजूदा रिकॉर्ड्स के हिसाब से मिस लियू के पास सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज हैं और एक कंसल्टिंग कंपनी जो लगभग दिवालिया होने वाली है। इसके अलावा उस पर करोड़ों का कर्ज भी है। मैं हल्का सा हंसा। सच में? वकील चेन? लियू रुयान हड्डी तक चालाक थी। वो तलाक लेने के बजाय अपनी मौत का नाटक करना पसंद करेगी। इसका मतलब साफ है कि वो जिस संपत्ति को बचाना चाहती थी उसकी कीमत उस कर्ज से कहीं ज्यादा थी। मैं आपकी जांच फीस 3 गुना दूंगा। जब रास्ता पैसों से बनता है तो काम बहुत तेजी से होता है। अगले ही दोपहर मुझे वकील चेन की तरफ से एक एन्क्रिप्टेड ईमेल मिला। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। लियू रुयान अपनी मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लगातार मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी और गुप्त रूप से संपत्ति ट्रांसफर कर रही थी। वांग मान्यून की डॉक्टर वाली पहचान का इस्तेमाल करके उसने बड़ी मात्रा में गैर कानूनी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां भी खरीदी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम पर कई ऑफशोर कंपनियां भी बना रखी थीं। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक गुप्त तिजोरी का पता चला। उसका एड्रेस उसी पुराने जर्जर गैराज के अंदर था। जब मैंने जंग लगे शटर को ऊपर उठाया तो सीलन भरी बदबू सीधे चेहरे पर आ लगी। गैराज के एक ऐसे कोने में जहां मैं कभी गया तक नहीं था, मैंने छिपे हुए हिस्से को तोड़कर खोला। अंदर कोई गहने नहीं थे, बस करीने से रखे गए नकदी के बंडल और कुछ क्रिप्टो करेंसी हार्डवेयर वॉलेट पड़े थे। करोड़ों का कर्ज
और दूसरी तरफ करोड़ों की छिपी हुई दौलत। लियू रुयान, तो तुम्हारा प्लान था मुझे कर्जे के नरक में धकेल देना और खुद करोड़ों के बिटकॉइन लेकर जी बाड़ा के साथ विदेश भाग जाना। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया, सिर्फ यहाँ रखी नकदी ही 20 लाख युआन से ज्यादा थी, लेकिन मैंने उसे बैंक में जमा करने की जल्दी नहीं की। उसकी जगह मैंने उन लोन कंपनियों से संपर्क किया जहां लियू रुयान का सबसे ज्यादा कर्ज था। बेरहम सूदखोरों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका छिपना नहीं होता, बल्कि खुद दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाना होता है। मैंने उन कंपनियों के मैनेजरों से एक हाई एंड प्राइवेट क्लब में मुलाकात तय की। मैंने शांत आवाज में कहा, महाशयों, लियू रुयान का अंतिम संस्कार हो चुका है। ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। मुझे यकीन है आप सब ये खबर सुन चुके होंगे। उनमें से एक आदमी बोला, मिस्टर लिन, इंसान भले मर जाए लेकिन कर्ज नहीं मरता। आप उसके मुख्य वारिस हैं। ये पैसा आपको चुकाना होगा। मैंने सिर हिलाया। मैंने कब कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा? मैंने मेज पर 20 लाख युआन रख दिए। इसे मेरी ईमानदारी समझ लीजिए। फिलहाल मैं ब्याज का एक हिस्सा चुका रहा हूं। बाकी रकम के लिए जैसे ही मैं लियू रुयान की कंपनी अपने नियंत्रण में लूंगा, मैं कानूनी रूप से उसके शेयर गिरवी रखकर आप सबका पैसा चुका दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, लियू रुयान की मां डू शियाओमिन और एक आदमी जी बाड़ा। संभव है कि अभी भी लियू रुयान की गुप्त संपत्ति उनके पास हो। इस वक्त वो हर जगह ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने लियू रुयान की हत्या की ताकि वो मौका पाकर पूरी विरासत हड़प सकें। अगर वो सच में सफल हो गए तो डर है कि आप लोगों को एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। एक मैनेजर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तो आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर लिन? मैं हल्का सा मुस्कुराया, बस इतना कि वो लोग मेरी भुगतान योजना बर्बाद न कर पाए और साथ ही उन्हें भी एहसास हो कि कर्जदारों द्वारा शिकार किए जाने का डर कैसा होता है। उन्हें सबूत चाहिए था, है ना? तो पहले उन्हें कर्ज की दलदल में पूरी तरह डूबने दीजिए। लियू रुयान की कंपनी का नाम था रुयान ट्रेडिंग। नाम सुनने में बेहद शानदार लगता था, लेकिन असल में वो सिर्फ एक खोखला ढांचा था जो गंदे और गैर कानूनी धंधों से भरा हुआ था। कंपनी संभालने के पहले ही दिन मैं अपने साथ 12 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड लेकर पहुंचा। फाइनेंस विभाग का हेड वांगचिन, जो वांग मान्यून का कजिन भी था, उस वक्त फाइलें देख रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। डायरेक्टर लिन, ये कंपनी के नियमों के खिलाफ है। बॉस लियू को गुजरे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और आप पहले ही हंगामा शुरू कर चुके हैं। क्या आप हम पुराने कर्मचारियों को निकालना चाहते हैं? मैं हल्का सा हंसा। नियम, कंपनी के 3,80,000 युआन गबन करना, नकली इनवॉइस बनाना। मैनेजर वांग, तुम मुझसे नियमों की बात करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अपनी जिंदगी की? उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। अभी इसी वक्त अपने कंप्यूटर से लियू रुयान और जी बाड़ा के बीच के सारे ईमेल और ट्रांजैक्शन कॉपी करो। अगर कर दिया तो वो 3,80,000 में भूल जाऊंगा, और अगर नहीं किया तो जेल तुम जाओगे। मैं नहीं। 20 मिनट भी नहीं लगे और मेरे पास सबूतों का पूरा ढेर आ चुका था। लियू रुयान द्वारा जी बाड़ा को गैर कानूनी तरीके से संपत्ति ट्रांसफर करने के सबूत, विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टीज के कॉन्ट्रैक्ट्स और दोनों की गुप्त साझेदारी के दस्तावेज। ये सारी चीजें पहले लियू रुयान की नई जिंदगी शुरू करने की ट्रम्प कार्ड थीं, लेकिन अब यही सब धोखाधड़ी और अवैध संपत्ति ट्रांसफर के सबूत बन चुके थे। बाहर आसमान धुंधला था। मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस लगातार बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन मुझे अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लियू रुयान के नाम की प्रॉपर्टीज, क्रिप्टो वॉलेट्स में रखी डिजिटल संपत्ति और कंपनी के शेयर जोड़ने के बाद कुल संपत्ति 5 करोड़ युआन से भी ऊपर जा चुकी थी। जहां तक करोड़ों के कर्ज की बात थी, मेरी चालों की वजह से वो अब पूरी तरह लियू रुयान का व्यक्तिगत धोखाधड़ी वाला कर्ज बन चुका था, क्योंकि असली आरोपी मर चुकी थी और उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज का हिस्सा चुका दिया गया था। बाकी बचा सारा बुरा कर्ज सीधे गारंटर के सिर पर जा गिरा। डू शियाओमिन, ये मेरा उसके लिए आखिरी तोहफा था। मैंने शराब का गिलास उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, डार्लिंग, धन्यवाद। अब मेरे पास पैसा है, घर है, कंपनी है। अब मैं बहुत आराम की जिंदगी जीऊंगा, तुम्हारी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा आरामदायक। मैं इतना पी गया कि पूरी तरह नशे में धुत होकर सोफे पर ही सो गया। अगले दिन दरवाजे की जोरदार दस्तक से मेरी आंख खुली। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलने गया। बाहर वांग मान्यून और डू शियाओमिन खड़ी थीं। उनके साथ एक आदमी भी था जो मुझसे कुछ साल बड़ा लग रहा था। उसका चेहरा देखते ही मैं समझ गया, ये वही जी बाड़ा था जिसे मैंने पिछली जिंदगी में देखा था। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से का मिश्रण था। उसके साथ लगभग 6 से 7 साल का एक छोटा लड़का भी था। उस बच्चे के चेहरे के नक्श काफी हद तक लियू रुयान से मिलते थे। क्या ये लियू रुयान और जी बाड़ा का नाजायज बच्चा था? अब समझ आया कि शादी के बाद लियू रुयान हमेशा बच्चा पैदा करने से क्यों बचती थी। असल में उसका पहले से ही अपने एक्स के साथ बच्चा था। तीनों की हालत बेहद खराब लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे और उनके पीछे कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे। डू शियाओमिन ने मुझे देखते ही चीखना शुरू कर दिया, ऑफिसर, यही आदमी है। इसने मेरी बेटी को जिंदा जलाकर राख कर दिया। इसे अभी गिरफ्तार करो। इसे भी जिंदा जलाओ
ताकि इसे भी पता चले वो दर्द कैसा होता है। मुझे पहले से अंदाजा था कि ये सब होगा, बस उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। मैंने बेबस होने का नाटक करते हुए गहरी सांस ली। माँ, क्या आप ऐसी बातें करना बंद कर सकती हैं? इतना कहकर मैंने डेथ सर्टिफिकेट निकाल लिया। ऑफिसर, ये मेरी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट है। मेरी सास अभी तक मेरी पत्नी की मौत स्वीकार नहीं कर पा रही है। उनकी मानसिक हालत शायद थोड़ी अस्थिर है। पुलिस अधिकारी ने सर्टिफिकेट ध्यान से देखा। इसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने दुखी चेहरा बनाकर आगे कहा, मेरी पत्नी और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। हमारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा। जब मुझे पता चला कि वो नहीं रही, तो मैं नहीं चाहता था कि उसका शरीर खराब हो जाए, इसलिए मैंने तुरंत उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? डू शियाओमिन ने अपना सीना पकड़ लिया और हिस्टीरिया में चिल्लाई, झूठ बोल रहा है तू। मेरी बेटी बहुत पहले ही तुम जैसे बोरिंग आदमी से ऊब चुकी थी। अगर उस वक्त जी बाड़ा तलाक नहीं ले पा रहा होता, तो मेरी बेटी गुस्से में आकर तुमसे शादी ही क्यों करती? तूने जानबूझकर किया ये सब। जानबूझकर लाइन कटवाई, जानबूझकर उसका अंतिम संस्कार जल्दी करवाया, ताकि मेरी बेटी की कंपनी और विरासत हड़प सके। मैंने कल कंपनी के लोगों से सब पता कर लिया है। अब भी मना करेगा? मैंने अविश्वास भरा चेहरा बनाया। मेरी आंखें लाल हो गईं, जैसे मैं रोने ही वाला हूं। माँ, आप मुझे चाहे जितना बुरा भला कह लें, लेकिन मेरे और रुयान के बीच का प्यार सच था। अगर रुयान मुझसे प्यार नहीं करती, तो वो मुझे अपनी सारी संपत्ति का वारिस क्यों बनाती? आप कह रही हैं कि रुयान अभी भी जिंदा है, तो एक बार खुद सोचिए, इतना बड़ा अस्पताल क्या सच में जिंदा और मरे हुए इंसान में फर्क नहीं कर सकता? मान्युन ने खुद मुझे बताया था कि रुयान मर चुकी है। उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। बताइए, कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है क्या? डू शियाओमिन तुरंत वांग मानेयुन की तरफ देखने लगी, लेकिन वांग मानेयुन ने बस चुपचाप सिर झुका लिया। असल में अगर वो अभी मुंह खोलकर मान लेती कि डेथ सर्टिफिकेट नकली था, तो वो बहुत बड़ा अपराध बन जाता। इसलिए अब उसके पास आखिरी तक झूठ बोलते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरा माहौल अचानक भारी और खामोश हो गया। तभी जीबाड़ा ने धीरे से डू शियाओमिन की बांह पकड़ी। तब जाकर वो चुप हुई। जीबाड़ा ने लंबी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैं रुयान का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। उस वक्त हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी, इसलिए ब्रेकअप हो गया। रुयान ने गुस्से में आकर तुमसे शादी कर ली। इस साल मेरा तलाक हो गया और मैं अपने बच्चे को लेकर रुयान को ढूंढने आया। रुयान को तब एहसास हुआ कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो अपनी मौत का नाटक करके तुम्हें छोड़ना चाहती थी। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसे सीधे जिंदा जला दोगे। लेकिन रुयान को दोष मत दो। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो बहुत दयालु इंसान थी। अब जब रुयान हमारे बीच नहीं रही, तो हम बस चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को स्वीकार कर लो, ताकि उसे उसका असली हक मिल सके। मैंने धीरे से पानी का घूंट लिया और फिर डू शियाओमिन के लहजे की नकल करते हुए बोला, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मुझे पता है माँ, आपके और रुयान के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन रुयान ने मरने से पहले आपको 1 पैसा तक नहीं दिया। इसलिए आप पता नहीं कहां से किसी बच्चे को उठा लाई है, ताकि रुयान की बदनामी करके उसकी संपत्ति में हिस्सा ले सकें। सही कह रहा हूं ना? डू शियाओमिन गुस्से से कांपने लगी। लग रहा था अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन पैसों के लिए उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया। तू झूठ बोल रहा है। मेरे और रुयान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये रुयान का बच्चा है। मैंने बिना देर किए तुरंत लियो रुयान की वसीयत निकाल ली। तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं माँ? अगर आपके और रुयान के रिश्ते इतने अच्छे थे, तो इस वसीयत में आपका नाम कहीं भी क्यों नहीं है? उसने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ मेरे नाम क्यों छोड़ी? डू शियाओमिन का गला सूख गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि जी बाड़ा भी हिचकिचाने लगा। आखिर वो खुलकर ये तो नहीं कह सकता था कि रुयान ने जानबूझकर सारी संपत्ति मेरे नाम सिर्फ इसलिए छोड़ी थी ताकि मैं उसका कर्ज उठाऊं। मैंने जी बाड़ा के पीछे खड़े उस बच्चे की तरफ देखा और मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। तो उसने 3 साल तक आदर्श पत्नी का नाटक किया, और जैसे ही उसका एक्स और बेटा वापस आया, उसने सब खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। आखिर मैं एक बार पहले ही मर चुका था। मैंने शांत आवाज में कहा, तुम कह रहे हो ये बच्चा रुयान का है, तो सबूत दिखाओ, जैसे कि कानूनी पितृत्व परीक्षण या जन्म प्रमाण पत्र। जीबाड़ा और डू शियाओमिन एक साथ बोल पड़े, कोई डीएनए टेस्ट नहीं है। बच्चा घर पर पैदा हुआ था, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। लेकिन वो सच में रुयान का बच्चा है। मैंने तुरंत पुलिस अधिकारी की तरफ देखा। ऑफिसर, आपने साफ सुना ना? इन लोगों को पता है कि मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका है, इसलिए ये जानबूझकर एक बच्चे को लेकर आए हैं ताकि विरासत मांग सकें, और साथ ही ये खतरनाक अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। लेकिन इनकी अपनी बातें ही एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। डू शियाओमिन हकलाने लगी। मैं इस बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकती हूँ। इससे साबित हो जाएगा कि मैं इसकी नानी हूँ। क्या इससे ये साबित नहीं होगा कि ये रुयान का बच्चा है? पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया। नहीं, इससे सिर्फ इतना साबित होगा कि आपका और बच्चे का खून का रिश्ता है, लेकिन यह साबित नहीं होगा कि वो लियू रुयान का बच्चा ही है। और अगर यह साबित भी हो जाए, तब भी इससे यह साबित नहीं होता कि आपके और आपके पति की सिर्फ एक ही बेटी थी, रुयान। मैं लगभग हंस पड़ा। असल में मैंने उस दिन इतनी जिद करके रुयान का जल्दी अंतिम संस्कार इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर इसी स्थिति का था।
और अब मेरी आशंका बिल्कुल सही निकली। डू शियाओमिन और जी बाड़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा। जी बाड़ा ने दांत भींचे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, लेकिन रुयान सच में मरी नहीं थी। इसी आदमी ने उसे जिंदा जलाया। ये हत्यारा है। इसे रुयान की संपत्ति पाने का कोई हक नहीं। जी बाड़ा गलत नहीं था, लेकिन उसकी बात साबित करने के लिए पहले उसे यह साबित करना पड़ता कि हत्यारा मैं हूं। मैंने अचानक वांग मान्यून की तरफ देखा। मान्यून, तुम ही इन्हें बताओ, रुयान उस वक्त जिंदा थी या मर चुकी थी? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा अपना परिवार भी है, इसलिए जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए आगे कहा, शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब दाह संस्कार वाला बटन दबा था तो तुम और माँ ही थीं जो आगे झपटकर उस बटन पर गिरी थीं। अगर रुयान सच में जिंदा थी तो फिर असली हत्यारे तुम दोनों हुए, मैं नहीं। मैंने जानबूझकर उनके रोकने की कोशिश को बटन जानबूझकर दबाने की हरकत बनाकर पेश कर दिया। डू शियाओमिन अभी बोलने ही वाली थी, तू झूठ बोल रहा है, चिल्लाने ही वाली थी कि उससे पहले वांग मान्यून ने दांत भींचकर कहा, रुयान सच में मर चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जी बाड़ा ने अपना फोन उठाया। मुझे पता था तुम लोग झूठ बोलोगे, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूं। उसने फोन में एक वीडियो चलाया। वीडियो में जी बाड़ा, लियू रुयान, वांग मान्यून और डू शियाओमिन सोफे पर बैठे नकली मौत की योजना पर चर्चा कर रहे थे। फोन से लियू रुयान की आवाज गूंजी, वही घिनौनी आवाज जैसी मुझे पिछली जिंदगी में याद थी। जब समय आएगा मैं खुद एनेस्थीसिया इंजेक्ट करूंगी। तुम लोग किसी तरह मेरे पति को बेहोश कर देना, फिर उसे बता देना कि मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी नहीं थी। उसमें वो हिस्सा नहीं था जहां वो लोग मुझे कर्ज के बोझ तले दबाने की बात कर रहे थे। वीडियो खत्म होते ही वांग मान्यून धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई बहाना नहीं था। मुझे सच में उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जी बाड़ा ने राहत की सांस ली। देखा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। तुमने सच में रुयान को मार डाला। तुम्हें जेल जाना होगा और उसकी सारी संपत्ति सही मायनों में आंटी की होनी चाहिए। मैंने डरने का नाटक किया, कुछ पल तक जड़ होकर खड़ा रहा, फिर जैसे भीतर का दर्द अचानक फूट पड़ा हो, मैं तेजी से खड़ा हुआ। ऑफिसर, मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। इन तीनों ने मिलकर मेरी पत्नी को नकली मौत का नाटक करने के लिए उकसाया और मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अपनी पत्नी की मौत के गम में टूट चुका था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो अभी जिंदा है। इन दोनों को पता था कि मैं उसके अंग दान करना चाहता हूँ। उन्हें ये भी पता था कि मैं उसका अंतिम संस्कार करवाने वाला हूँ, लेकिन इन्होंने जानबूझकर सच छिपाया। इन्होंने जानबूझकर मुझे मेरी पत्नी का दाह संस्कार करने दिया ताकि बाद में किसी और को लेकर आई और उसकी संपत्ति हथिया सकें। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मैंने सामान्य प्रक्रिया के तहत उसका अंतिम संस्कार किया। क्या इसमें मेरा कोई अपराध है? जी बाड़ा और बाकी दोनों पूरी तरह सन्न रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सफाई से पूरी कहानी पलट दूंगा। उन्हें लगा था कि सच जानने के बाद मैं टूट जाऊंगा और वो आसानी से मुझे अपने हिसाब से चला लेंगे। लेकिन मैं वो भोला और बेवकूफ इंसान नहीं रहा था जो पिछली जिंदगी में था। मैं एक बार मर चुका था और जिस पल मैं दोबारा जागा, उसी पल मैंने हर अगला कदम सोच लिया था। मैंने गला भराकर आगे कहा, उस वक्त जब मैं उसके अंग दान करना चाहता था, माँ आप भी वहां थी। जब आपने मुझे रोका तब आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर रुयान सिर्फ तलाक चाहती तो क्या मैं गुस्सा नहीं होता? असल में आप लोगों ने ही उसे बहकाया, उसे यकीन दिलाया कि अपनी मौत का नाटक करना सही होगा, और फिर आप लोगों ने मुझे ही अपनी पत्नी को श्मशान तक पहुंचाने दिया। आप लोग सच में बेहद निर्दयी हैं। डू शियाओमिन तुरंत चिल्लाई। वो इसीलिए क्योंकि रुयान ने कहा था कि तुम्हें हर हाल में यकीन होना चाहिए, इसीलिए मैंने सिर्फ अंगदान रोकने की हिम्मत की। मैं तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने तुरंत उसकी बात पकड़ ली। अच्छा, तो फिर ये बताइए, श्मशान जाते वक्त आपने मुझे फोन किया था, इसका मतलब आपको पता था कि मैं रुयान का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। उस वक्त मैं दुख में था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? और जब मैं श्मशान पहुंचा तब भी रुयान का दाह संस्कार शुरू नहीं हुआ था। उस वक्त आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? उसके बजाय आप दोनों ने सबके सामने बिना एक पल सोचे खुद जाकर दाह संस्कार वाला बटन दबा दिया। डू शियाओमिन और वांग मान्यून दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन मुझे असली वजह पता थी। उन्हें लगा था अभी भी समय है। वो सोच रही थी कि किसी तरह मुझे कुछ देर के लिए बाहर भेज देंगी और फिर सब कुछ संभाल लेंगी। लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए कि सब कुछ उल्टा पड़ गया। आखिर में पूरा मामला सिर्फ आरोपों और बहसों का ढेर बनकर रह गया। हर किसी की अपनी कहानी थी, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए पुलिस के पास सबको थाने ले जाकर अस्थायी हिरासत में रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कुछ दिनों बाद जांच पूरी हुई और निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। मैं सिर्फ एक साधारण पति था जिसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने कभी उसकी बिजनेस ट्रिप्स पर शक नहीं किया, कभी उसका फोन चेक नहीं किया। पुलिस ने हमारे पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की। यहाँ तक कि घर के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए। सबूत साफ बताते थे कि हम दोनों एक बेहद प्यार करने वाला दंपति थे। हम लगभग कभी झगड़ा नहीं करते थे।
पुलिस ये कैसे जान सकती थी कि मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आया हूं? मौजूदा सबूतों के हिसाब से मेरे जैसा पति बिना किसी वजह अपनी पत्नी की हत्या क्यों करेगा? दूसरी तरफ डू शियाओमिन, वांग मान्युन और जी बाड़ा की गवाही में ढेरों विरोधाभास थे। उनके पास मुझे सच बताने के अनगिनत मौके थे, लेकिन उन्होंने तब तक चुप्पी साधे रखी जब तक दाह संस्कार पूरा नहीं हो गया। खास तौर पर वांग मान्युन और डू शियाओमिन, उन्होंने अपनी आंखों से लियू रुयान को भट्टी में जाते देखा था। फिर भी उन्होंने सच नहीं बताया, बल्कि उन्होंने खुद जाकर दाह संस्कार का बटन दबाया था। हालांकि वे लोग बार बार यही कहते रहे कि वो सब गलती से हुआ था, लेकिन ऐसी बात पर आखिर कौन विश्वास करता? ऊपर से शुरू से लेकर अंत तक पूरा नकली मौत वाला मामला ही इतना सनसनीखेज था कि हर कोई हैरान था। आखिरकार जांच का निष्कर्ष यही निकला कि मैं बस एक बेचारगी में डूबा निर्दोष पति था जिसने अपनी पत्नी खो दी थी, जबकि बाकी तीनों पर हत्या की साजिश का शक साबित होने के बाद जमानत पर रिहा करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन डू शियाओमिन और जी बाड़ा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे हर दिन लोगों को भेजकर मेरा रास्ता रुकवाते। पहले मैंने बिल्डिंग मैनेजमेंट में शिकायत की, फिर पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन वे लोग जोंक की तरह मेरे पीछे पड़े रहे। आखिरकार मैंने लियू रोयान की संपत्ति का इस्तेमाल करके 100 बॉडीगार्ड रख लिए और उन्हें साफ आदेश दिया, अगर कोई परेशानी खड़ी करने आए तो उन दोनों को छोड़कर बाकी सबकी हड्डियां तोड़ देना। आखिर अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। असर तुरंत दिखाई दिया। डू शियाओमिन और जी बाड़ा तो बच गए, लेकिन उनके भेजे गुंडे सीधे अस्पताल पहुंच गए। पूरा महीना अस्पताल की बेड्स उन्हीं से भरी रहीं। उसके बाद चाहे डू शियाओमिन और जी बाड़ा कितनी भी कोशिश करते, कोई भी उनके लिए काम करने को तैयार नहीं हुआ। दोनों गुस्से से पागल हो रहे थे। वे बस मुझे घूर घूर कर मार डालना चाहते थे, और मैं आराम से उनकी हालत देखता और उनके सामने अपनी जिंदगी खुलकर जीता। महंगी शराब, शैंपेन, खूबसूरत औरतें, लग्जरी कारें, पिछली जिंदगी में जो कुछ नहीं मिला था, मैं अब सब पूरा कर रहा था। ये देखकर डू शियाओमिन और जी बड़ा गुस्से में दांत पीसते रह जाते। फिर 3 महीने बाद आखिर फैसला सुनाया गया। तीनों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर डू शियाओमिन के घर पहुंची तो उसने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। वो चीखने चिल्लाने लगी, गिरफ्तारी से मना कर दिया। फिर बालकनी पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगी। वो मुझे कोसते हुए चिल्ला रही थी, तूने अपनी ही पत्नी को मरवा दिया, तू जानवरों से भी बदतर है, तुझे नरक मिलेगा। फिर उसने पुलिस को भी कोसना शुरू कर दिया। कहने लगी कि उन्होंने एक निर्दोष इंसान को फंसा दिया। नीचे तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। डू शियाओमिन को लगा शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। वो चाहती थी कि भीड़ उसके लिए न्याय की मांग करे। नाक बह रही थी, आंसू बह रहे थे। वो दुख भरी आवाज में लगातार भाषण देती रही। पूरा 1 घंटा गुजर गया। तभी भीड़ में से किसी ने ऊब कर कहा, तो कूदना है या नहीं? ड्रामा कर रही हो क्या? हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? ये सुनते ही डू शियाओमिन गुस्से में उछली, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिर पड़ी। धड़ाम! वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। वांग मान्युन का अंत भी कुछ कम दुखद नहीं था। जैसे ही घटना की खबर फैली, उसके पति ने तुरंत उसे तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चे को भी साथ ले गया और बच्चे को मजबूर किया कि वो कभी दोबारा वांग मान्युन को अपनी मां न माने। पुलिस के उसे गिरफ्तार करने से पहले वांग मान्युन कई बार मेरे पास आई। वो गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगती रही। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मैं उसे माफी का एक पत्र लिख दूं। उसने कहा, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अपना परिवार टूटते नहीं देख सकती। लेकिन जब पिछली जिंदगी में मेरा परिवार बर्बाद हुआ था, तब क्या किसी ने मुझ पर दया की थी? जो कर्म इंसान खुद करता है, उसे खुद ही दफनाना पड़ता है। आखिरी बार तो वांग मान्युन मेरे सामने अपने कपड़े तक उतारने लगी, लेकिन मैंने सिर्फ ठंडी हंसी हंसी और बॉडीगार्ड से उसे बाहर फेंकवा दिया। बाद में सुना कि जेल में उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन हर बार बच गई। जहां तक जी बाड़ा की बात थी, उसकी हालत तो और भी हास्यास्पद थी। वो मेरे सामने बेचारे बनने लगा, कहने लगा, बच्चा मासूम है, तुम रोयान से इतना प्यार करते थे तो क्या तुम उसके बच्चे को अनाथ बनने दोगे? उसने ये तक कहा कि बच्चा बहुत होशियार है और बड़ा होकर मेरी कंपनी संभाल सकता है। फिर अपने बारे में बोला, मैं लालची नहीं हूं, बस बच्चे के असली पिता होने के नाते मुझे रिटायरमेंट के लिए कुछ मिलियन दे दो, मैं वादा करता हूं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं बस उसके मुंह पर हंस पड़ा। बच्चे के लिए मैंने अनाथालय का इंतजाम कर दिया है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जहां तक तुम्हारी बात है, रोयान नीचे बहुत अकेली होगी, तुम्हें जाकर उसका साथ देना चाहिए। जी बाड़ा की पागलपन भरी गालियों के बीच मैं हल्की मुस्कान के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। अब अतीत से मेरा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने अपने सारे 100 बॉडीगार्ड्स को हटा दिया और हर एक को मोटा बोनस भी दिया। उनमें एक महिला बॉडीगार्ड भी थी। वो सिर्फ अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार ही नहीं थी, बल्कि उसका स्वभाव भी मेरे साथ बहुत मेल खाता था। और सबसे बड़ी बात, वो खूबसूरत भी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका एक गुण,
वफादारी। इसलिए मैंने अपना पुराना घर बेच दिया, बाकी पैसों से एक बहुत बड़ी विला खरीद ली और वही महिला बॉडीगार्ड मेरे साथ रहने आ गई। जहां तक लियू रुयान की राख की बात है, मैंने उसे हमेशा अपने पास रखा क्योंकि मुझे यकीन है ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं चाहता था कि वो ऊपर से साफ देखे कि मेरी जिंदगी अब कितनी खुशहाल हो चुकी है। डायरेक्टर लिन, अब आगे क्या करना है? उस महिला बॉडीगार्ड की खूबसूरत आंखों में हल्की शर्म झलक रही थी। मैं हंस पड़ा। बिल्कुल, अब देश की जनसंख्या नीति में योगदान देना है। चलो सीधे 3 बच्चों की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आज की ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपकी राय क्या है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हाइप कर पूरा सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन और मजेदार मैनहवा स्टोरीज लगातार लेकर आता रहूंगा।